नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आगे अनुज अनुजा, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो भारतीय संविधान ठीक की प्रस्तावना पे है। आप जानते हैं कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीएलएलबी, एमए एंड जिस भी सब्जेक्ट में जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, जो लोग बीए की तैयारी कर रहे हैं और उनके पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो वो इसको जरूर फॉलो करेंगे। उसी के साथ साथ जो एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनके सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आते हैं तो वो इस वीडियो को जरूर रेफरेंस देंगे, अपना जरूर पेपर करेंगे, जिससे उनकी जो इनहेंस होगी नॉलेज वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और उम्मीद है कि जितने भी एमसीक्यू वहां से बनेंगे पॉलिटिकल साइंस के सब यहीं से मिल जाएंगे या इसी के आस पास होंगे, इसी के इर्द गिर्द होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? बताइए तो, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है या आख्या की प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निश्चित तत्व को या संविधान के सभी अनुच्छेद को? तो ये बात किसमें कही गई है? प्रस्तावना में कही गई है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पे, मूल कर्तव्य पे, मौलिक अधिकार पे या नीति निर्देशक तत्व पे? बताइए तो। जो संविधान के निर्माता थे वो विशेष रूप पे अपने प्रस्तावना पे विशेष ध्यान दिए। बात क्लियर है? फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, वहीं देखेंगे 36 से लेके 51 तक और यहां देखेंगे 51A से लेके जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ। बात क्लियर है? आगे चलिए, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। देखिए, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना याद होना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, पूरा याद होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। ठीक है, यहीं से ये प्रस्तावना शुरुआत होती है। चलिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है, इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करती हैं। यहाँ पर राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ पर राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये जो बात कही गई है एकदम परफेक्टली बैठता है। ये बात नहीं है, राज्यों का संघ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भारत के नागरिक के मूल अधिकार प्राप्त हैं तो उसके लिए गणतंत्र नहीं माना जाता है। ये बात एकदम परफेक्ट लिखी गई है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वो एक निर्धारित समय के लिए वो गणतंत्र है, वो स्वतंत्र है, तो उसके लिए बात कही गई है। चलिए, भारत एक बताइएगा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तो हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक सेकुलर नेशन है, ध्यान रहे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ध्यान दें, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ
राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए बताइए। तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है, ये क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कहलाता है। चलिए एक बात कर लेते हैं कि राज्य क्या होता है। देखिए, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। उसमें पहला तत्व है कि हमारे पास एक भूमि होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? लोग होना चाहिए। तीसरी, जनसंख्या होनी चाहिए। और चौथी, संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें अगर फुलफिल होते हैं तो वो हम कहेंगे कि वो राज्य की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे पास लैंड भी था, यानी भूमि था, लोग भी थे, ठीक है, जनसंख्या भी था, संप्रभुता ये नहीं था। और जब संप्रभुता नहीं थी, इसीलिए नहीं, एक चीज मैं यहाँ बता दूं आपको, आइए, लोग की जगह आप यहाँ कर लीजिएगा सरकार। सरकारें भी थी लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का मतलब होता है हम इंटरनल व एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए हमारा राज्य उस समय राज्य नहीं था। आफ्टर, यानी हमारे आजादी के बाद हमारा देश संप्रभुता प्राप्त की। अब किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए इंटरनली हो चाहे बाहरी हो, उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, गणतंत्र होता है, ध्यान दें, सही 7वां नंबर क्वेश्चन छूट गया ना। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिक, पहला ऑप्शन दिया है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है। तो ये C1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये है कि वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। चलिए बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 ऑप्शन यह हो जाएगा, गणतंत्र का मतलब होता है जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का कोई भी प्रजा से कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, उसे बोलते हैं गणतंत्र। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कुल 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। वो था, क्या क्या था भाई? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द जोड़ा गया था, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक या प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी या प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। 10 का बताइए ऑप्शन। हमारे देश की जो संविधान है और संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में परिभाषित है या घोषित किया गया है। चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। भारत राज्यों का एक संघ है। तो 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
अभी हमने बात की भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? देखिए, भारत के संविधान में समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व है, लेकिन लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है। हमारे प्रस्तावना में बात हो रही है, चाहे उद्देशिका में बात हो रही है। तो याद रखें 12 का डी, 12 का डी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, बताइए कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? बताइए। अंतिम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। तीसरा, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ये होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रबंधन करना। ये बात होती है कि कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो पिछड़े हैं या जो वंचित हैं, किसी भी कमजोर वर्ग से हैं और उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो उनको कल्याण का प्रबंध करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारें जब भी आती हैं तो समाज के कल्याण के बारे में सोचती हैं, उनके जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, और जो कमजोर वर्ग के हैं उनको कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए हमारी सरकारें बहुत सारे स्कीम लेकर आती हैं और स्कीम के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। बात क्लियर है? तीसरी बात, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। आप जब ऐसे पढ़ रहे होंगे तो सारी बातें तो सही लिखी गई हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या पूछा गया है इस चीज पे गौर करने की कोशिश करिए कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, जब क्योंकि लग जाए तो ध्यान रखना है कि जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए तो ये माना जाता है। चलिए, हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप क्या करिए कि हमेशा संविधान की प्रस्तावना को याद कर लीजिए, और एक बार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको याद कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब के सब आप हैंडल करने की में हो जाएंगे। एक बार जरूर याद करिएगा। अगर आप भविष्य में पॉलिटिकल साइंस के छात्र बनेंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो प्रस्तावना को जरूर याद करिएगा। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है कि सार्वभौमिक। ध्यान रखिएगा कि सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, ये वाला याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, भारतीय संविधान 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है। अभी मैंने कहा सेकुलर, वही सेकुलर हम बात करते हैं क्या? धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं। सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सभी धर्मों की स्वीकृति। बताइए 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सभी नागरिकों को धर्म और वो उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। जब हम अपने मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में देखेंगे कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का चुनाव करने, उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान की मौलिक अधिकारों में दी गई है। चलिए, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके लिए
इसके विषय में निम्नलिखित कथन कौन सही है? ध्यान दें, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। तो मैं बता दूं कि ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो देख लीजिए, अभी मुझे पता है कि राइट 3 ऑप्शन तो सही होगा। जहां पे 3 होगा, या तो हमारे 2 ऑप्शन ये कैंसिल हो गए, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? मतलब जो प्रस्तावना है ना, उसके एक एक लाइन से प्रश्न बनाया जा सकता है। ध्यान दें, ऑप्शन दिया है कि भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बताइए, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग का मतलब ये होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है और किसी के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक अस्पर्धा। बताइए 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय प्रदान करना। चलिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अच्छा, भारतीय संविधान की जो स्रोतें हैं, जो स्रोत है, कौन सी सूची कहां से ली गई है, कौन सा पार्ट कहां से लिया गया, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये ध्यान रहे कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बात क्लियर है? हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसे प्रस्तावना को, ध्यान दें, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपयुक्त सभी को। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ध्यान दें। चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हम भारत के लोक से। बात क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का अभाव नहीं झलकता? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? 1776 में। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। और चीन की क्रांति हुई थी 1912 में। तो राइट ऑप्शन बताइए, भारत की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव की झलकता नहीं है? हाँ, 23 का ऑप्शन बताइए। तो चीन की जो क्रांति की है 1912 में हुआ था, उसकी झलकता हमारे प्रस्तावना में नहीं दिखती है। चलिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, ध्यान दें कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कल्याण,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए जहाँ पे ये धर्मनिरपेक्षता है ये तो बात लिखी नहीं गई, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रहे ये भी नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये तीनों जो शब्द है ना, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ठीक है, तो ये जो तीनों हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, तो ये स्थित कहाँ जाएंगे, ये मूल में पूछ रहा है, मूल संविधान में, जब संविधान बना था तब। ध्यान, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 भाग 4, कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में। चल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, ध्यान दें, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को तो जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष को हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको नहीं जोड़ा गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में अंग्रेज किए गए थे, बिल्कुल नहीं किए गए थे। उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बिल्कुल ये बात हो सकती है। उक्त शब्द 1950 के संशोधन जोड़े गए थे, बिल्कुल नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना में अंग नहीं है, गलत। ध्यान रहे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। हाँ, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, बताइए। अब लोगों को आपको सोच रहे होंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा ना, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों में क्या ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। ये सोच रहे होंगे ना, बताइए बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, समाजवादी राजतंत्र और उपयुक्त सभी, बताइए। तो जो लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी को किया गया है। आगे चलते, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में, किसमें होगा भैया, 30 का बताइए ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, जनता में। थोड़ा फास्ट चलेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक में और मूल कर्तव्य में। आप अब तक जाने होंगे कि प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों, उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं, बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों, मूल कर्तव्यों में, ये बात कही है कि भारतीय संविधान के पाठ नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी। क्या हो जाएगा, 32 का सी। चलिए, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो 33 का बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्तावना।
क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? जो प्रस्तावना उसमें क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान का स्रोत, शासन के उद्देश्य, ध्येयों का वर्णन, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म 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 आत्मपर्पित करने की तिथि। सॉरी, थोड़ा सा मैटंग की प्रॉब्लम है तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता है, उसके लिए माफी चाहते हैं। बताइए तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान को लागू करने की तिथि, ये इसमें स्पष्ट नहीं की गई। चलिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं है? ध्यान रहे कि उद्घोषित नहीं है। क्या नहीं है? समाजवादी, आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बताइए 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और हिंदुस्तान और भारतवर्ष। अब इससे बहुत सारा विवाद चल रहा था कि हम इंडिया कहें कि भारत कहें। तो जो प्रस्तावना है उसमें ये बात कही गई, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत और इंडिया। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? 36 का राइट ऑप्शन बताइए। यही ऑप्शन, इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, ये ध्यान दें। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। 37 का राइट ऑप्शन बताइए। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। चलिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता? भारत की जनता इज राइट ऑप्शन। 39, हाँ 39 क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, बताइए तो। 39 नंबर 26 नवंबर कब? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो हमारा जो अंगीकृत किया गया था संविधान को, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, बताइए। 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, या इनमें से कोई। 40 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। बताइए 41 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 का डेट याद रख लेना। हाँ, भारतीय निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? बताइए। 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935, 1950। बताइए 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1950, 26 नवंबर 1950।
संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना उसको एक बार ही अभी तक संशोधन किया गया था, वो था 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भैया 1976 में भी बताया, 1951, 1971, 1976, 1984, 1976। अब एक ऑथर दिया गया है, उसमें पूछा गया है, जैसे क्या पूछा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ऑप्शन दे दिया है तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 46 का बी। और ये पूरा संविधान का जो प्रस्तावना वो यही है, याद कर लीजिए, पॉज करके याद कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं है? वायदा नहीं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। बताइए। अगर ऊपर वाला संविधान का जो प्रस्तावना है उसको देख लेंगे ना तो इस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन का हम कमेंट मार्क्स में छोड़ते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जरूर बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बताइए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। क्या क्या नहीं था? एक तो समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष नहीं था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3, 1 2 3 कौन ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। 48 का क्या हो जाएगा? ये। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसमें इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं किया जा सकता है। 49 राइट ऑप्शन बताइए कौन कौन सही है। पहला एक बात है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव थे उसमें ये बात कही गई थी। दूसरी, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो बात एकदम गड़बड़ है। अभी हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, 3 नहीं होगा। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल भी सही है। यानी 3 ऑप्शन नहीं है, 3 वाला देख लीजिएगा, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 1 2 4। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था? तो 38 संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1979। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। बताइए। हाँ, 51 का क्या ऑप्शन हो जाएगा?
वो कहलाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इज राइट आंसर। हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? याद रहे कि 41वां, 42वां, 43, 44। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42वां। कब? 1976। भारतीय संविधान लागू हुआ था। अरे भैया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें देखने वाली बात ही नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक? नहीं। बताइए, बताइएगा। लोकतांत्रिक 54 का राइट ऑप्शन बताइएगा। न्याय, राजनीतिक? नहीं, समाजवादी। या समाजवादी लिखा है लेकिन समाजवादी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लास्ट पहुंच गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ठीक है, मौलिक अधिकार में? नहीं, नहीं। संविधान की प्रस्तावना में? हाँ, बिल्कुल बात कही है। राज्य के नीति तत्व में? नहीं। संविधान की 9वीं सूची में? नहीं। संविधान की 9वीं सूची क्या कहता है? भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में, तब की बात कह रहा है। हम यहाँ पे 36 से लेके इसको 51 तक देखेंगे। मौलिक अधिकार भी देखेंगे 12 से लेके 36 तक। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और डेली ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो उससे ज्यादा फायदा आपको होगा। संविधान की प्रस्तावना, ध्यान दें, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना भारत को कहा गया है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य? क्या कहा गया? बताइए तो। कहा गया है कि सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ठीक है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति? हाँ, राष्ट्रपति, भारत के लोग, सरकार, सर्वोच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के लोग। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो जो था कि वो 57 क्वेश्चन का ये खत्म हुआ। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।